So welcome back to everyone from myself. My name is Mandeep Chaudhary, or today we are going to discuss our next lecture on Haryana GK, right? So पहले कुछ lectures में हमने ancient history related to हरियाणा पढ़ा, फिर early medieval पढ़ा, फिर medieval के दोनों parts जिसमें सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड को कवर किया, राइट? आज हम लोग उत्तर मुगल काल के साथ 1857 का रिवोल्ट इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट विद हरियाणा पढ़ेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट भारत में हुआ था वो कैसे हरियाणा के साथ भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस रखता है, राइट? सो देखो, हरियाणा जीके को अगर आप लाइट लोगे तो आपको ये और ज़्यादा टफ लगेगी, है ना, इग्नोर करोगे इस पोर्शन को अगर, लेकिन अगर आप इसे उतना ही सीरियस लें जितना बाकी टॉपिक्स हैं तो यू विल मेक गुड स्कोर इन दिस। ओके ओके, सो आओ नेक्स्ट लेक्चर, आर लेक्चर नंबर 7 बेस्ड ऑन हरियाणा जीके, राइट? सो थीम ऑफ दिस चैप्टर, अगर आपने इस सीरीज का थंबनेल यूट्यूब पे देखा हो तो उसमें मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर बेस्ड जो अप्रोच है, उस अप्रोच से आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हरियाणा जीके में आपसे पूछे जाते हैं। देखो, जीके, जीएस और एडवांस नॉलेज किसी भी चीज़ की, मैंने इसमें आपको एक डिफरेंस बताया था कि कैसे जीके जनरल स्टडीज से बहुत ही अलग है, राइट? और हम जब एचसीएस की प्रिपरेशन करते हैं या फिर एचपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाए, ऐसे एग्जाम के लिए हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो पेपर में एटलीस्ट एक दो बार पहले पूछा गया है और उसके आसपास के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई हम हर एक टॉपिक ही कवर कर लें, हम बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएं और वहां से क्वेश्चन कोई आए ही ना, राइट? सो हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके पेपर के लिए रेलिवेंट हो, जिससे एटलीस्ट संभावना रहे कि हाँ, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? आइए, सो थीम ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे which is directly based on your previous year questions related to हरियाणा जीके। हरियाणा जीके से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं एचसीएस एचपीएससी एग्जामिनेशन में, वो सारे ही क्वेश्चंस को देखते हुए 1857 का रिवोल्ट, जो कि हरियाणा का सिग्निफिकेंस भी दिखाता है, इससे काफी बार क्वेश्चन हरियाणा जीके के रिलेटेड पूछे गए हैं, राइट? सो आज का डिस्कशन ऑफ टुडे रहेगा हरियाणा जीके स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, या फिर सैनिक क्रांति, या फिर सिपाही म्यूटिनी, राइट? या फिर आप कहें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट ये क्रांति है क्यों, इसके पीछे क्या कारण है कि बार बार हर एक एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, राइट? आइए देखते हैं। सो अगर हमें इसकी इंपॉर्टेंस जाननी है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इतना इंपॉर्टेंट हुआ क्यों, क्यों ये इतना जरूरी है, तो हमें इसके कारण देखने पड़ेंगे कि भाई इसके पीछे 1857 का रिवॉल्ट जब हुआ तो इसके पीछे के कारण क्या रहे थे, राइट? कॉज, और कॉज भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इमीडिएट कॉज, ठीक है, और दूसरा होता है जनरल कॉज, कि भाई दो तरह का कारण हो सकता है, एक होगा इमीडिएट कॉज, दूसरा होगा जनरल कॉज। इमीडिएट कॉज यानी कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि 1857 का रिवोल्ट शुरू करना पड़ा, और जनरल कॉज कि एक लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय से, और ये है एकदम से हुई कोई मूवमेंट, राइट? सो ये दोनों ही कॉज आप देखते हैं। पहले इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज पे आओ, ठीक है? सो इमीडिएट कॉज में देखा जाता है कि ये रिवोल्ट भारत में क्यों शुरू हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है।
देखो इस समय पे, जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, ठीक है। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो भारत में 3 पावर्स उभर के आई। सबसे पहली पावर थी जो कंट्रोल करना चाहते थे शासन को, वो थे मराठा। पावर नंबर 2 थी मुगल्स, मुगल ही दोबारा, है ना। और मुगल्स को भी अगर मैं प्योर भाषा में कहूं तो ये मुगल्स ना होकर दे आर नोन एज लेटर मुगल्स, मतलब कि मुगलों के बाद के मुगल्स। और तीसरे थे कुछ रीजनल किंगडम्स, जैसे कि बंगाल, हाँ, जैसे कि अवध, पंजाब, जाट, राजपूत, परमार और एक्सेट्रा। ये कुछ लोग थे जो चाहते थे कि पावर हमारे हाथ में आ जाए। मराठे कहते थे हमें मिल जाए पावर, मुगल कहते थे हमें, रीजनल किंगडम्स कहती थी कि सेंट्रल पावर को कंट्रोल हम लोग करें। लेकिन इन रियलिटी ये पावर कंट्रोल करेगा कौन? वही बंदा जिसके पास क्या होगी, एक लीडरशिप क्वालिटी। अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो कंट्रोल में हो जाएगी पावर, अगर ना है तो नहीं होगी, ठीक है। मराठे संघ में बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं आपस में ही, पेशवाज अलग हो जाते हैं और जो जनरल मराठा थे वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये लेटर मुगल, इन लोगों के पास उस तरह की एबिलिटी नहीं थी, ये एबिलिटी लेस पर्सन थे, योग्यता ही नहीं थी, छोटी छोटी चीजों के पीछे लड़ते थे। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो आप कहें विलास का जीवन जीते थे, जिन्हें साम्राज्य कैसा भी है कोई मतलब नहीं, अपना बस कहीं पे कुछ खा पी के पड़े हैं, कोई इनको मतलब नहीं। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटीज कम थी। रीजनल किंगडम्स के पास उतना इकोनॉमिक सपोर्ट था नहीं, तो ये भी बनेंगे नहीं। तो होगा क्या फिर, तीनों में आपस में लड़ाई होगी कि ना तो हम राजा, ना हमारे साथ वाले, और ना ही रीजनल किंगडम्स। जब ये तीनों की लड़ाई होगी तो फिर होगा क्या, आप सिंपल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज देखेंगे कि, ब्रिटेन देखेगा कि भाई ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, हम फायदा उठा सकते हैं जाके कि हम इनके किंग बन जाए। इनको बोलेंगे कि तुम तीनों में जो क्वालिटी नहीं है वो हमारे में है और हम बनेंगे राजा, राइट। ऐसा कुछ करते हुए अंग्रेजों ने एक एक करके भारत के हर एक स्टेट को हथिया लिया, भारत के हर एक एरिया को अपने अंडर कर लिया। जब आप इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड पढ़ते हो तो आप एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ते हो, एंग्लो मराठा वॉर पढ़ते हो, एंग्लो सिख वॉर पढ़ते हो, और नंबर ऑफ लड़ाइयाँ। और इन लड़ाइयों के थ्रू हुआ क्या था, अंग्रेजों ने भारत की हर एक छोटी छोटी टेरिटरी को अपने एक्वायर में कर लिया था, एक्विजिशन कर लिया था, अंडर कर लिया था। रीजन इसके पीछे सिंपल सा था कि भाई उन लोगों के पास एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, पैसा था, इकोनॉमिकली वो लोग स्ट्रांग थे, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज थी, उन्हें पता था कि लोगों को किस तरह से लूटा जा सकता है, किस तरह से इनको गवर्न किया जा सकता है। तो जब ऐसी क्वालिटीज इन लोगों के पास होंगी, डेफिनेटली सी बात है कि ये लोग जीतेंगे ही हम लोगों से। हम लोगों में क्या था कि अपना देखना है सबसे पहले, मेरा क्या फायदा है राजा बन के ना। जब तक प्रजा का फायदा नहीं देखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा का फायदा देखा, दैट्स व्हाई वो इतने लंबे समय तक भारत का एक सेंट्रलाइज किंग बन के रहा। सो जितने भी राजा इन हिस्ट्री में रहे हैं उनके पास एक अच्छी खासी कैपेबिलिटी है लीडरशिप की, राइट। सो इन तीनों की लड़ाइयों का फायदा उठाते हैं अंग्रेज और भारत के राजा बन जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, राइट। अब होता क्या है, ये एक एक करके हर एक रीजन को अपने अंडर कर रहे थे। उसी बीच में एक हरियाणा भी था, उसी बीच में एक अवध भी था, उसी बीच में पंजाब भी था, उसी में बंगाल भी था, उसी में मद्रास भी था, उसी में बॉम्बे भी था। अब इस पूरे रीजन को अपने अंडर करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जैसे कि पॉलिसीज लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
जमींदारी सिस्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, जब ऐसी पॉलिसीज अंग्रेज इंट्रोड्यूस करने लगे तो हुआ क्या, लोग सोचने लगे कि भाई हमारे ही देश में हमारे ऊपर ये एक एक करके कोई पॉलिसी ला ला के थोपी जा रही है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो आप राजा नहीं होंगे। इफ यू आर नॉट गुड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज सो यू आर नॉट एबल टू बी अ किंग। अगर आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो, अपने राज्य को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप राजा नहीं होंगे, राइट। अब जमींदारी सिस्टम क्या था, जमीन को डिवाइड कर दिया और जमींदारों को इस जमीन का मुखिया बना दिया कि आप टैक्स इकट्ठा कर करके पूरे भारत से हमें दोगे। भाई मेरी जमीन है, मैं किसी को क्यों दूं, मैं तंग आ जाऊंगा जमींदार से भी। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, कोई भी राजा अपनी प्रोटेक्शन के लिए अंग्रेजों को कहेगा कि भाई अपनी आर्मी है जो वो मुझे दे दो ताकि मुझे कोई दूसरा राजा नुकसान ना पहुंचा पाए। जब ये अंग्रेजों को अपनी आर्मी उसी दूसरे राजा को देनी पड़ेगी तो अंग्रेज सिंपल सी बात है उसके ऊपर कोई टैक्स लगाएंगे, उससे कोई पैसा लेंगे कि किराए पे तेरे को आर्मी देनी है, भाई बता तू हमें क्या देगा। अलायंस बनाते थे, एक संधि बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे कि इस अलायंस में रहेंगे हम सब लोग, और अगर मेरे एक के ऊपर कोई अटैक करता है तो हम सब के सब उसके ऊपर अटैक करेंगे। ग्रुप्स में बना बनकर रहा करते थे, राइट। सो ऐसी चीजें होने के बाद भारत के लोगों में एक आक्रोश था, ये लोग अंग्रेजों के धीरे धीरे अगेंस्ट होते जा रहे थे। लेकिन अंग्रेज किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू, किसी ना किसी रिफॉर्म के थ्रू, किसी ना किसी एक्ट के थ्रू इन्हें रोक देते थे कि भाई ठीक है, हम आपको ऐसा करते हैं 10 लोगों को आप ही में से नॉन ऑफिशियल मेंबर बना देते हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का, कि जहां हमारी सरकार बैठती है वहां आप लोगों में से भी 4-5 लोग बैठेंगे। हाँ, वो बोलेंगे कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे, बस ले दिया जाएगा। तो ये सब चीजें होते हुए भी भारत के लोग रुक जाते थे, शांत थे। लेकिन कब तक शांत रहते, आपके अधिकारों को, आपकी ज़मीनों को, हर एक चीज़ को, आपकी डेमोक्रेसी में जो पावर आपको मिलती है, सब कुछ छीन लिया अंग्रेज़ों ने। आपको आदत डाल दी सस्ते कपड़े की, आप कभी सूती कपड़ा पहना करते थे, आप कभी खादी कपड़ा पहना करते थे, आपको एक सस्ती सामान की आदत लगा दी, है ना? और आपको वो आदत चुभती भी थी और नहीं भी चुभती थी, दोनों ही चीज़ें होती थी, है ना? लेकिन कोई तो समय ऐसा आएगा जब वो बहुत ज़्यादा चुभेगी, राइट? लेकिन इसके लिए हमें कोई ऐसा इवेंट चाहिए। अब होता क्या है, अंग्रेज 1857 में भारत के लोगों को भी अंग्रेजों की आर्मी में रखा जाता था, रिक्रूट किया जाता था। अब 1857 में होता क्या है, ये अंग्रेज कुछ स्पेशल टाइप की राइफल्स लेके आते हैं। इस राइफल को जब इसमें आपको यू कैन से, है ना, कोई राइफल है किसी प्रकार की, है ना, इस राइफल में जब आपको कुछ लोड करना है ना, आगे बारूद लोड करना है, तो वो लोड करने के लिए आपको एक कार्ट्रिज दिया जाएगा, है ना, उस कार्ट्रिज में बारूद भरा होगा, उसे अपने मुंह से काट के फाड़ के यू कैन से, और फिर वो बारूद उस राइफल में लोड किया जाएगा। देन यू कैन पुश दैट बारूद इनटू द राइफल और फिर आप फायर करोगे। लेकिन जिस लिफाफे में वो बारूद डाला होता था, वो लिफाफा बना होता था या तो काऊ के मांस से और या फिर योर पिग। अब इन इंडिया we have two majority caste, we have two majority religions, sorry, है ना, caste नहीं, cow is माँ for Hindus, wherever pig is a religious symbol for the Muslims. So how can they eat the, you can say, है ना, कैसे इनका मीट ये खा सकते हैं, इनके लिए तो ये रिलीजियस सिंबल हुआ करते थे। सो अपने इस आक्रोश के कारण मेरठ से एक भारतीय
सिपाही, इंडियन सोल्जर, जिनका नाम था मंगल पांडे, ये अंग्रेजों के एक ऑफिसर को शूट कर देते हैं कि भाई हमारे धर्म के साथ खिलवाड़, धर्म हमारे लिए प्रायोरिटी है, धर्म हमारे लिए सुपीरियर है। तो मंगल पांडे अंग्रेजी अफसर को गोली मार देते हैं। इसी के चलते मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है कि भाई इसने अंग्रेज अफसर को गोली मारी है, अब इसे फांसी की सजा, फांसी के ऊपर लटका दिया जाए, है ना। मंगल पांडे को फांसी होती है, लेकिन इससे मंगल पांडे का जितना भी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स था बाकी, वो बंदे सोचते हैं कि यार हमारे बीच में से किसी बंदे को जिसने सही चीज के लिए आवाज उठाई थी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों किया अंग्रेजों ने ऐसा? वाई? जब ये वाई उन लोगों के दिमाग में आया तो उनका एक फैसला, एक आवाज बनाई उन्होंने, अपनी एक ग्रुप कलेक्टिव आवाज बनाई कि अब हम एक मंगल पांडे नहीं, भारत के हर एक हिस्से से रिवोल्ट करे जाएंगे कि मंगल पांडे ने ऐसा क्या गलत कर दिया था कि आप लोगों ने उसे उठा के फांसी दे दी। राइट। सो 10 मई को ये रिवोल्ट शुरू होता है। कहाँ से? मेरठ से। और यही बनता है इमीडिएट कॉज। ये रिवोल्ट होने का इमीडिएट, अचानक से क्या कारण बना, तो वो कारण था ये। राइट। अब जैसे ही ये रिवोल्ट मेरठ से शुरू हुआ और शुरू होते होते अपने पूरे भारत में फैल गया, बंगाल में, पंजाब में, मेरठ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और आप कहो पूरे तमिलनाडु, कर्नाटका, इस रीजन में। राइट। ये था इमीडिएट रीजन। और इससे पहले वो जो जनरल कॉज मैंने आपको बताए थे, जैसे जमींदारी एक्ट लेके आना, जैसे प्रेस एक्ट लेके आना, आपके ऊपर जो भी चाहो कोई भी टैक्स लगा देना, राज भारत के जो राजा थे उनसे उनकी ज़मीनें छीन लेना, उनसे उनकी रियासतें छीन लेना, वो नॉर्मल कारण थे, वो जब से अंग्रेज आए थे करते आ रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा कारण बना, इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ राइफल्स, जिन पे गऊ का और पिग का मांस लगा होता। सो दैट वाज अ इमीडिएट कॉज। इस कारण से ये रिवोल्ट पूरे भारत में फैल गया, जहां जहां। और सिपाही म्यूटिनी से इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सैनिकों के द्वारा किया गया था। सिपाही माने सैनिक, राइट। और वी हैव ऑथर नेम बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र ये एक ऑथर है, ये इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ये रिवोल्ट पूरे भारत में फैला। अब इस रिवोल्ट के होने के पीछे का कारण इमीडिएट भी आपको को पता चला गया और जनरल भी पता चल गया, ठीक है। अब देखते हैं हरियाणा से इस रिवोल्ट में किस किस ने अपना अपना सिग्निफिकेंट रोल अदा किया। राइट। यानी हरियाणा से इस रिवोल्ट में कौन कौन लड़ा था। और अगर भारत में ये इस जगह से शुरू हुआ है मेरठ में, हरियाणा में ये कहाँ से शुरू हुआ है? राइट। आइए आगे। सो कॉजेज बिहाइंड रिवोल्ट हमें पता चल गए। अब देखते हैं, अच्छा लोकेशन, ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ है, लोकेशन यही बता देता हूं मैं। देखो, इंडिया के केस में मैंने आपको बताया मेरठ, ठीक है। और हरियाणा के केस में इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? अंबाला। हरियाणा में इस रिवोल्ट को अंबाला से शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि अंबाला वाज द मिलिट्री पोस्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
अम्बाड़ा एक मिलिट्री पोस्ट बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और ऐसा कहें कि सीधा क्राउन के द्वारा। आज भी कहते हैं ना अम्बाड़ा इज अ कैंट, अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा छावनी। तो दैट इज वाई कि उसे एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया था। यहाँ से कुछ लोग उठ के हरियाणा की तरफ से भी विद्रोह करते हैं और 1857 के इस रिवोल्ट में भाग लेते हैं। कौन थे ये लोग? अच्छा, एक चीज और आपसे पेपर में अगर पूछ ली जाए, इज वेरी सिंपल फैक्ट, दैट इज द यू कैन से सिंबल। सिंबल क्या यूज किया था इन लोगों ने? जैसे कि हम लोग अब अगर रिवोल्ट करें तो हम कोई ना कोई सिंबल यूज करते हैं, है ना। व्हाइट झंडा हम हार गए, ब्लैक झंडा इज फॉर समथिंग, रेड झंडा इज फॉर समथिंग, या कुछ भी। जैसे उस सिकंदर ने ऐसा, सिकंदर ने नहीं सॉरी, आई थिंक इट वाज इस तरह का कुछ स्वास्तिक का टेढ़ा निशान यूज किया गया था नाजिस के द्वारा, है ना। सो सिकंदर ने नहीं, किसी और ने किया है, चलो वट। तो इस तरह के कुछ हम सिंबल्स यूज करते हैं। रिवोल्ट में, उस रिवोल्ट में कौन सा सिंबल यूज किया गया था जो 1857 का रिवोल्ट था? तो सिंबल वाज लोटस, कमल का फूल, और दूसरा ब्रेड यानी कि रोटी। ये दोनों को एज अ सिंबल इस रिवोल्ट में यूज किया गया था थ्रू आउट द इंडिया, पूरे ही भारत में। इस रिवोल्ट का लीडर कौन बना? इस रिवोल्ट का लीडर बनता है बहादुर शाह जफर, शाह जफर। देयर इज अ फैक्ट, बहादुर शाह जफर को जफर क्यों कहा जाता है? सो जफर इनके पेन का नेम था, राइटर थे ना, दैट इज वाई जफर इज हिज पेन का नाम। सो बहादुर शाह जफर को इसका लीडर बनाया गया कि उनकी कंट्रोल में, उनके अंतर्गत जैसा वो कहेंगे उस तरह से रिवोल्ट किया जाएगा। यहाँ ना एक यूपीएससी और एचसीएस मेंस की थिंकिंग अगर आप देखें तो मेंस के तरीके से एक चीज सोची जा सकती है कि देखो, भारत के लोगों को उस समय तक डेमोक्रेसी जैसी किसी चीज के बारे में शायद उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बिकॉज दे अगेन चूज मोनार्की। राजा को चुन रहे हैं अभी भी उन्हें ऐसा नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट सरकार होनी चाहिए, कोई सॉवरन गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको हम वोट करें और हमारी मर्जी हो किसे राजा बनाया जाए। वही मुगल जो बाहर से आके आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपके पूरे देश को हथिया के बैठ जाते हैं, उसी सेम चीज पे अंग्रेज चल रहे हैं और आप उन मुगलों को दोबारा से राजा बना रहे हो। दे किल्ड योर नंबर ऑफ गुरुज, है ना। सो वाई, आप ऐसा क्यों करते हो, आपने ऐसा क्यों किया? ये टैक्टिक अंग्रेजों ने खेली। अंग्रेज जींद रियासत, पटियाला रियासत, इनके पास जाते हैं और उनको यही स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि भाई, जिन मुगलों ने आपके ऊपर अत्याचार किए, आपने उन्हीं को अपने रिवोल्ट का राजा बना दिया। आपने उन्हीं को अपने रिवोल्ट की लीडरशिप दे दी कि जैसा बहादुर शाह जफर कहेंगे दोबारा के जो मुगल ही हैं, वो हम उसी रास्ते पे चलेंगे। वाई, क्यों जा रहे हो आप उस रास्ते पे? इन्होंने तो आपके ऊपर जुर्म किया है। तो कुछ लोगों का दिमाग घूमा कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पारी पलट दी, अपनी तरफ से बस गर्दा हटा दिया कि हमारे ऊपर ना ये जमे, उधर चला जाए मुगलों की तरफ, है ना। अरे तुम भी तो अंग्रेजों, जब जो काम मुगलों ने किया है तुम भी तो वही करके आए हो, है ना। सो जींद की रियासत और पटियाला की रियासत, इन दो रियासतों ने हरियाणा से, बेसिकली यू विल सी ना, पटियाला का रीजन कुछ संगरूर का एरिया वो टच करता है हरियाणा को। सो उस रीजन ने 1857 के रिवोल्ट में पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के प्रो थे, अंग्रेजों के साथ चलते थे, अंग्रेजों की बात मानते थे कि अंग्रेज तो भारत को सिविलाइज्ड करने आए हैं, कुछ नया सिखाने आए हैं, रूल में कैसे रहते हैं वो सिखाने आए हैं, राइट। सो इन लोगों ने साथ नहीं दिया। आओ अब आगे देखते हैं रोल ऑफ हरियाणा इन रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, देखो हरियाणा में एरिया वाइज कुछ लोग इस रिवोल्ट से जुड़े थे, यानी हरियाणा में इन लोकल एरिया से कौन कौन बंदे का सिग्निफिकेंस रहा था 1857 के रिवोल्ट में। हांसी से थे हुक्म चंद, हिसार से थे आजम खान, रानिया जो कि सिरसा में एरिया है, यहां से थी नूर महल,
बहादुरगढ़ से थे बहादुर जंग, झज्जर से थे अंदू रहमान, राइट, अंदूर रहमान, और पलवल से थे गुफर अली। ये पेपर में पूछा भी गया है गुफर अली कहाँ से थे। मेवात से थे सदरुद्दीन, और लोहारू से थे अमीरुद्दीन। उसके बाद रिवाड़ी राव तुलाराम। हाँ, इन्हें राव तुलाराम को यू कैन से हीरो ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम हरियाणा भी कहा गया है। राव तुलाराम को, इस बंदे की क्या सिग्निफिकेंस रहा है हम देखेंगे अभी। राव तुलाराम को क्यों हीरो ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा गया है। देन पानीपत से इमाम अली कलंदर। उसके बाद बल्लभगढ़ से थे राजा नाहर सिंह, राइट। सो दीज पीपल्स वर फ्रॉम हरियाणा, जिन्होंने हरियाणा से 1857 की रिवोल्ट में हिस्सा लिया था। और इनमें से राव तुलाराम को कहा गया है हीरो ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 स्पेसिफिकली फ्रॉम हरियाणा। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं कि इन्हें क्यों हीरो कहा गया है। फेमस इवेंट्स, जैसे कि हम मंगल पांडे की घटना पढ़ते हैं, है ना, ऐसे ही अंबाला के आसपास के एरिया में भी कुछ फेमस इवेंट्स हुए थे रिलेटेड टू 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, एक विलेज है रोहनाथ विलेज, हरियाणा के भिवानी में। रोहनाथ विलेज में दो बंदों का नाम 1857 के रिवोल्ट से जोड़ा जाता है, एक तो बिरडदास और दूसरे मंगल खां। खान नहीं, ये बेसिकली खां है, और खान भी आप लिख सकते हो, बिरडदास और मंगल खां। इन दोनों ने बढ़ चढ़कर रिवोल्ट में हिस्सा लिया, लोगों को बताया कि आप हमारे साथ चलिए, छोटी छोटी टीम्स बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध एक यू कैन से एक्सट्रीम लड़ाई लड़ी कि हम अंग्रेजों को लाठियों के साथ पीटेंगे। ठीक है, अब जब अंग्रेजों को ये बात पता चली कि इसके पीछे ये दोनों लीडर हैं, इन दोनों को तोप के आगे बांध के उड़ा दिया। सो इन दोनों शहीदों को तोप के आगे बांध के उड़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1857 के रिवोल्ट को रोकने के लिए। आप सोच के देखो कि अंग्रेजों के दिल में कितना डर था इस रिवोल्ट को लेके कि भाई हर जगह से रिवोल्ट हो रहा है, छोटी छोटी जगह से लोग उठ उठ के आ रहे हैं, राइट। सो इन दोनों लोगों को बिरडदास और मंगल खान, इनके बारे में पेपर में पूछा भी गया है कि ये लोग किस एरिया से संबंध रखते थे। दैट एरिया वाज भिवानी, राइट। सो ये कहानियां इसीलिए सिग्निफिकेंस रखती हैं क्योंकि इनके पीछे बहुत ही गहरी हिस्ट्री छुपी हुई है, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट योर राव तुलाराम। अभी पीछे ही हमने राव तुलाराम महाराज का जिक्र किया है, ठीक है जी। किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर जिरार्ड, राइट। जिरार्ड नाम का ब्रिटिश ऑफिसर राव तुलाराम के द्वारा मारा गया। लेकिन हुआ क्या था, वी हैव अ बैटल नोन एज बैटल ऑफ नारनौल। राव तुलाराम और राव किशन सिंह, राव किशन सिंह, इन दोनों ने ये लड़ाई लड़ी, और लड़ी अकेले नहीं, 5000 लोगों की सेना बनाई। सी आज अगर आप किसी 5 लोगों को भी बुलाओगे ना, वो भी कहेंगे सॉरी भाई अपने हाथ खड़े हैं, हम नहीं लड़ेंगे तेरे कारण। लेकिन इन लोगों में ऐसी अच्छी लीडरशिप थी कि इन्होंने 5000 लोगों की एक सेना बनाई और अटैक कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर, राइट। ऐसा माना जाता है कि ये लड़ाई जब लड़ी गई नारनौल के एरिया में, तो वहां ब्रिटिश आर्मी के बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए थे। एक समय पर आके ब्रिटिश सैनिक दब भी गए थे कि भाई हम नहीं लड़ सके थे, लेकिन उनके पास मिलिट्री लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी। दैट इज वाई राव तुलाराम को भी 1858 तक मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और राव तुलाराम ने जिरार्ड नाम के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर को खत्म कर दिया, राइट। सो राव तुलाराम किल्ड जिरार्ड, और जिरार्ड आर्मी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की आर्मी ने राव तुलाराम को भी मार दिया था। लेकिन ये हीरो माने गए हैं कि इन्होंने 5000 लोगों की आर्मी खड़ी कर दी थी 1857 का रिवॉल्ट लड़ने के लिए। दैट इज द बेसिकली रीजन। अब बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह,
ये हमने पीछे भी पढ़ा है उस लिस्ट में। राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक में शरेआम फांसी लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि ये लीडर बन के निकले हैं हरियाणा से रिवॉल्ट करने के लिए 1857 में साथ देने के लिए, राइट। सो आज भी अगर आप देखो तो ये जो रोहनाथ विलेज है ना, यहाँ पे एक लाल सड़क है। हम्म, लाल सड़क। ये लाल सड़क जैसा कांड हमने 1919 में देखा था, 1919 में अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड, लगभग वैसा ही सेम यहाँ पर भी हुआ है। लगभग वैसा, ये ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वैसा, लेकिन वैसा ही। जब अंग्रेजों को पता चला कि हरियाणा के एरिया से राव तुलाराम जैसे, नाहर सिंह जैसे लोग, किशन सिंह जैसे लोग उठ के विद्रोह में बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से साथ दे रहे हैं, मार रहे हैं डायरेक्ट अंग्रेजों को, अंग्रेजों के जितने भी सैनिक हैं उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। अंग्रेज भी तो ऐसा ही कर रहे थे भाई। अंग्रेज कोई बेले थोड़ी हाथ खाली करके थोड़ा ना बैठे थे। अगर सामने से आपके ऊपर कोई ईंट मारेगा तभी सामने से रोड़ा आएगा, राइट। तो दैट्स द रीजन कि भाई एक एरिया था रोहनाथ का, ठीक है, उस एरिया पे अंग्रेजों ने, जब ये राव तुलाराम का एरिया, नाहर सिंह का एरिया और किशन सिंह का एरिया, राइट। सो ये यहाँ पहुंचते हैं रोहनाथ विलेज में। रोहनाथ विलेज में जाके क्या करते हैं, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, है ना, और इनका एग्जीक्यूशन करते हैं, लोगों को मारते हैं, बड़े बुरे तरीके से लोगों की हत्या करते हैं। अब कुछ लोग जाके, एक कुआं है वहां आज भी, है ना, उसे शहीदी कुआं कहा जाता है, उस कुएं में जाके छलांग लगाते हैं लोग, सेम जैसा अमृतसर में लोगों ने किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। सो ऐसा रोहनाथ विलेज भिवानी में आज भी ये लाल सड़क है, और इस लाल सड़क को लाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शहीदों के खूनों के साथ रंगी हुई थी, राइट। सो हरियाणा का भी अपना एक सिग्निफिकेंस रहा है 1857 के रिवोल्ट में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई पूरे भारत से कोई नहीं लड़ा, सिर्फ हरियाणा लड़ा है या सिर्फ पंजाब लड़ा है या सिर्फ उत्तर प्रदेश लड़ा है। हर एक एरिया का अपना अपना सिग्निफिकेंस रहा है, राइट। सो हरियाणा वॉज हैड अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन दिस रिवोल्ट, राइट। और आपके पेपर में ये सभी क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, आप हरियाणा जीके के क्वेश्चंस उठा के देखें। जिराड के बारे में प्रश्न है, राव तुलाराम के बारे में प्रश्न है, राजा नाहर सिंह के बारे में प्रश्न है, और रोहनाथ विलेज के बारे में भी कई बार पूछा गया है कि राव तुलाराम कहाँ से बिलोंग करते थे, राइट। सो हरियाणा का एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस 1857 के रिवोल्ट में देखने को मिलता है। ये रिवोल्ट को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है। अंग्रेज इस रिवोल्ट को रोक देते हैं, और हर एक एरिया में, चाहे वो हरियाणा हो, है ना, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रोविंस हो, चाहे ये मैसूर का रीजन हो, या कोई भी, हर एक रीजन से अंग्रेजों ने सक्सेसफुली, ब्रिटिशर्स सक्सेसफुली opposed this revolt, इस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है। और अगर ये रिवोल्ट कुछ और समय तक चलता और इस रिवोल्ट में एक अच्छी खासी लीडरशिप होती जो भारत के पक्ष के लिए सोचती, है ना। देखो बहादुर शाह जफर को आपने अपना लीडर बना दिया, बट वो खुद बेचारा बुजुर्ग था 60-70 साल का, उसके पास क्या ऐसा सिग्निफिकेंस रहा है कि भाई वो बंदा खुद एक जो बुजुर्ग इंसान है वो कैसे रिवोल्ट लड़ सकता है, कैसे लीडरशिप कर सकता है, राइट। तो अच्छी लीडरशिप ना होने के कारण इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया गया। और दूसरा, भारत के लोगों के पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान भी नहीं था, नो ऑर्गेनाइज्ड प्लान। तीसरा, ये रिवोल्ट अपने आप में रीजनल रिवोल्ट था, ठीक है, जैसे कि झांसी की रानी है, वो भी इस रिवोल्ट का पार्ट थी, बट वो अपने हित के लिए लड़ रही थी, उसका कारण कुछ और था कि भाई मेरे बेटे को राजा नहीं बनाया जा रहा। कुछ लोग अपनी पर्सनल रियासतों के लिए लड़ रहे थे कि हमें हमारी रियासत वापस दे दी जाए। कुछ लोग अपने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लड़ रहे थे कि हमसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कारण आपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया और हमसे हमारा एरिया छीन लिया, हमें वो एरिया वापस दे दो, हमारे ऊपर से टैक्स कम कर दो। लेकिन
आपके अंदर एक भावना थी ही नहीं, दैट इज नेशनलिज्म। तो जब तक वो नेशनलिज्म नहीं होगा तब तक कैसे रिवोल्ट जीता जाएगा, राइट। सो एक एक करते हुए ये रिवोल्ट पूरे ही भारत में खत्म कर दिया गया, ठीक है। आओ अब आगे। जब ये रिवोल्ट खत्म होता है 1857 में शुरू हुआ, और 1858 में क्या क्या चेंज इस रिवोल्ट के बाद आया। देखो 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके हाथ में पावर थी, लेकिन इस रिवोल्ट के बाद पावर सीधा चली गई क्राउन के हाथ में। क्राउन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ डायरेक्टली डिसाइड हाउ इंडिया शुड गवर्न बाय आवर सेल्फ और बाय आवर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसाइड करेगी कि इंडिया को किस तरह से डील किया जाएगा, इंडिया पे आगे किस तरह राज किया जाएगा, ठीक है। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होता था तो यहाँ होता था एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन जैसे ही ये क्राउन के अंडर आया यहाँ बनता है एक वायसराय ऑफ इंडिया, कि अब से भारत इस वायसराय के अंडर काम करेगा, ठीक है। सो ये था हमारा 1857 का रिवोल्ट, जिसमें हरियाणा का भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस रहा है। इसके क्या इमीडिएट कॉज रहे, क्या जनरल कॉज रहे, ये क्यों शुरू हुआ, इसमें क्या क्या सिंबल्स यूज किए गए, और हरियाणा में से कौन कौन लोग, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, इस रिवोल्ट में उठ के आए, उन्हें भी हमने देखा। देखो, हांसी से हुक्म चंद थे, हिसार से आजम खान, रानिया से, रानिया जो कि सिरसा में पड़ता है, नूर महल, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग, झज्जर से अंधूर रहमान, और पलवल से गुफर अली, मेवात से सदरुद्दीन, और लोहारू से अमीरुद्दीन, रेवाड़ी से राउत तुलाराम, दोबारा है ना, और पानीपत से इमाम अली कलंदर, और बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, राइट। सो आपको एक एक नाम याद करना है, और मे बी आपसे ऐसा कुछ है ना पेपर में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, और इसको क्रॉस द फॉलोइंग ऐसे करो, कौन सा किसके साथ जाएगा, है ना। सो इसे अच्छे से आप याद करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करेंगे। इससे आगे की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत की हिस्ट्री, जो कि आगे मॉडर्न इंडिया की तरफ जाएगी, ये हरियाणा से कैसे रिलेटेड है। अब आगे नेशनल मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे, कुछ विद्रोह हुए थे भारत में, जैसे कि 1857 का रिवोल्ट वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवोल्ट रहा है, सबसे बड़ा रिवोल्ट रहा है, लेकिन उससे पहले भी कुछ विद्रोह हुए थे, है ना। उसके बाद नेशनलिज्म, कांग्रेस की शुरुआत होती है, तो इसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस में हरियाणा का क्या क्या सिग्निफिकेंस था। उसके बाद गांधी जी आते हैं, गांधी जी का हरियाणा की तरफ क्या नज़रिया था, गांधी जी के समय में हरियाणा में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस मूवमेंट में क्या सिग्निफिकेंस था हरियाणा का। क्विट इंडिया मूवमेंट में हरियाणा का क्या सिग्निफिकेंस था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हरियाणा का क्या सिग्निफिकेंस था, हरियाणा से कौन कौन वो राजा थे, हरियाणा से कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के हर एक फेज में, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, कैसे सहयोग किया, राइट। सो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद वी विल डिस्कस कल्चर ऑफ हरियाणा, राइट। सो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जुड़े रहें सिविल्स विद आकाश के साथ, और हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। हाँ, आप अगर अपना ट्रस्ट हमारे ऊपर बनाएं तो हम भी आप लोगों के लिए एक बेहतर काम करेंगे, राइट। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।